स्वागत है बच्चों आपका फिर से। मैं हूं गुरप्रीत सिंह। कभी बच्चों छोटा सा बच्चा हम देखें तो वो किसी विदेश के आदमी को या किसी विदेशी को देखे तो उससे कहेगा कि अंग्रेज है। कहीं ना कहीं हमारे मन में ये बात बैठ चुकी है कि अंग्रेज विदेशी हैं, हमारे बच्चों में बैठ चुकी है। शायद हम भी बचपन में ऐसा सोचते हों, लेकिन ऐसा क्यों सोचते हैं? क्योंकि हमने जिन विदेशियों को देखा वो अंग्रेज थे, वो इंग्लैंड के लोग थे। अंग्रेज यानी इंग्लैंड के लोग। जरूरी नहीं है कि हर कोई विदेशी अंग्रेज ही हो। दुनिया में बहुत से देश हैं, वहां के बहुत से नागरिक हैं, हर देश की अपनी नागरिकता है, लेकिन हम इन्हें विदेशियों को अंग्रेज ही क्यों कहने लगे? क्योंकि भारत में केवल अंग्रेजों का ही प्रभुत्व था। और भी बहुत सारे लोग आए, यूरोप की और बहुत सारी कंपनियां आई, बहुत सारे लोग आए जिनके मन में आकांक्षाएं थी भारत पर शासन करने की या यहाँ पर व्यापार करने की, इस क्षेत्र को अपना उपनिवेश बनाने की। लेकिन सबकी मनोकामनाएं पूरी नहीं हो सकी। हुई तो अंग्रेजों की पूरी हुई। कैसे हुई? इसी दौर में हम बात कर रहे थे, किस तरह से बंगाल और अवध के क्षेत्र में अंग्रेजों का प्रभुत्व बढ़ता जा रहा था। बंगाल जिस पर अब अंग्रेजों का हमला हो चुका था और उस पर अंग्रेजों ने अपने स्थायित्व को ग्रहण कर लिया था। इसके बाद बारी आई दक्षिण की। दक्षिण जहां पर अब फ्रांसीसियों का कब्जा था, लेकिन कर्नाटक में हुई कुछ लड़ाइयों के कारण अब अंग्रेज यहां पर हावी हो गए थे। क्यों फ्रांस के लोग हार गए और क्यों अंग्रेज जीत गए, इसके बारे में हमने पीछे कुछ लेक्चर्स में विस्तार से चर्चा की थी। आज हम बात करेंगे मैसूर की बात। ठीक है, मैसूर। तो क्या कहानी छुपी है मैसूर में? मैसूर बच्चों वैसे तो 1722 की बात करेंगे अपने, तो 1722 में एक फौजदार थे, फौजदार जिनका नाम था फतेह मुहम्मद। फतेह मुहम्मद और इनके बेटे थे हैदर। देखिए बच्चों, जो फतेह मुहम्मद से थे ये वहां के जागीरदार भी थे और वहां का राजा था कृष्ण राव। लेकिन कृष्ण राव था जो वो केवल एक नाम का ही राजा था। जो वास्तविक शक्तियां थी वो उस समय में उस मैसूर राज्य के मंत्रियों देवराज और नंदराज में थी। देवराज और नंदराज। निश्चय किया हैदर अली ने। हैदर अली जो कि फतेह मुहम्मद का पुत्र था, उसने इनको अपदस्थ कर दिया 1761 में। 1761 में ये अपदस्थ हो गए। और इसके बाद दौर आया प्रथम आंगल मैसूर युद्ध का। अगर इसकी अवधि की बात की जाए तो ये 1767 से लेकर और 1769 तक चला था। अब कुछ बच्चों का ने प्रश्न पूछा था, कुछ पिछली बार में मैंने इस तरह के युद्धों का वर्णन किया था। उन्होंने कहा था कि ये 2 साल युद्ध चला था, लगातार 2 साल चल रहा था, जैसे कि विश्व युद्ध जो 5-5 साल 6-6 साल चले हैं। क्या वही स्थिति थी इसकी? बच्चों ऐसा नहीं था। युद्ध चलता था, रुक जाता था, यानी कि बीच बीच में कई बार झड़पें हुई, छोटी मोटी लड़ाइयां हुई, कूटनीतिक संधियां हुई। इस तरह से हम कहेंगे ये युद्ध लगभग 2 वर्षों की अवधि के दौरान चला। अब युद्ध में कारण क्या था? युद्ध क्यों हुआ? देखिए, वैसे तो बहाना चाहिए युद्ध होने का, लेकिन फिर भी तत्कालीन कुछ परिस्थितियां हो जाती हैं, कुछ मनोमुटाव हो जाते हैं, जिनके कारण ये कुछ स्थितियां युद्ध का रूप ले लेती हैं। सबसे पहला कारण था कि जो मैसूर था वो फ्रांसीसियों के साथ मित्रता कर रहा था, उनसे अपनी निकटता बढ़ा रहा था। और फ्रांसीसी जो अंग्रेजों के शत्रु थे, शत्रु कहना शायद कुछ तीव्र शब्द होगा या कुछ ज्यादा ही हो जाएगा, क्योंकि फ्रांस के लोग थे वो भी यूरोप से थे और इंग्लैंड भी यूरोप का भाग था। तो दोनों ही साम्राज्यवादी शक्तियां थी
दोनों ही भारत को अपना उपनिवेश बनाना चाहती थी, दोनों ही अपनी महत्वाकांक्षाओं के लिए और अपने हितों की पूर्ति के लिए भारत आई थी। दोनों में संघर्ष था, दोनों में कंपटीशन था। इसलिए अंग्रेज कतई नहीं चाहते थे कि फ्रांस के लोग भारत के किसी राजा के साथ संधियां करें, उनके साथ कुछ सांठगांठ करें, क्योंकि ये सांठगांठ उन अंग्रेजों के भविष्य पर भारी पड़ सकती थी। वो अंग्रेज जो संपूर्ण भारत का विजय का सपना देख रहे हैं, उनके इस इरादों पर पानी फिर सकती थी ये फ्रांस के साथ भारतीय राजाओं की निकटता। तो सबसे पहले कारण बना फ्रांस से मित्रता। दूसरा कारण, इसमें जो दूसरा कारण बच्चों बना था वो था कर्नाटक के नवाब, जिसके साथ अब मैसूर ने शत्रुता ले ली थी, उस पर हमले करने के लिए या उसको छोटी मोटी छुटपुटो मुठभेड़ों में हराने की कवायद चल रही थी। लेकिन कर्नाटक जिसका नवाब अंग्रेजों का दोस्त था, कैसे बर्दाश्त हो अपने मित्र पर हुआ प्रहार। ऐसे मित्रता तो गई भाड़ में, अंग्रेजों को अपने हित प्यारे थे, वो कहीं ना कहीं से बहाना ढूंढ रहे थे कि जाएं और मैसूर के इस राजा को पटखनी दी जाए। तो दूसरा कारण था कर्नाटक से शत्रुता। और कर्नाटक में उसमें कौन थे? नवाब थे। ठीक है बच्चों, इसके बाद जो तीसरा कारण था वो था मालाबार जो कि मैसूर के मित्र थे, मैसूर के में वहां पर उनका कुछ राज्य था। मालाबार पर अंग्रेज अपना नियंत्रण कायम कर रहे थे, वहां पर अपनी सेनाओं को भेज रहे थे, और ये बात हैदर अली को रास नहीं आई। इसी के कारण हम तीसरा कारण मानेंगे मालाबार जिसने इस युद्ध को प्रोत्साहित किया। तो युद्ध हुआ, युद्ध होने से पहले कुछ स्थिति को भी जान लीजिए कि दोनों तरफ कौन था। इधर थे इस तरफ अंग्रेज और इस तरफ है मैसूर या हैदर अली। तो अंग्रेज के साथ तो कर्नाटक तो थे ही, क्योंकि कर्नाटक के कारण तो ये सारा युद्ध हो रहा था, कर्नाटक के नवाब पर हमला किया गया था, यही कारण था तत्कालीन युद्ध का। लेकिन युद्ध में कौन किसका पार्टनर था? तो अंग्रेजों ने कुछ चाल चली, मराठाओं निजाम को अपनी तरफ मिला लिया, यानी कि अब ये त्रिगुट थे, अंग्रेज, मराठा और निजाम। लेकिन मैसूर के हैदर अली भी कुछ कम कूटनीतिज्ञ नहीं थे। उन्होंने मराठा को 35 लाख रुपए दिए। 35 लाख रुपए तटस्थ बने रहने के लिए, अपनी तरफ से युद्ध करने के लिए नहीं, कि ना ही तो आप मेरा साथ दोगे और न ही अंग्रेजों का, क्योंकि मराठा ने इससे पहले अंग्रेजों को युद्ध में साथ देने का वादा किया था। अब ऐसा तो हो नहीं सकता था कि वो जो मैसूर के साथ इस युद्ध में आकर मिल जाए। हाँ, भविष्य में अगर कोई लड़ाई हो उसकी बात और है, लेकिन इस युद्ध में मराठा मैसूर के साथ नहीं आ सकता था। तो 35 लाख रुपए में तटस्थ बन गए कौन? मराठा। अब बचे निजाम, और मैसूर और निजाम एक तरफ, अंग्रेज और कर्नाटक एक तरफ। युद्ध हुआ 1767 में, और इसके बाद करारी हार का सामना करना पड़ा अंग्रेजों को। संधि हुई, संधि में क्या तय हुआ? संधि में तय हुआ कि अब से दोनों मिलजुल कर रहेंगे, दोनों एक दूसरे पर वार नहीं करेंगे। लेकिन संधियां तो चिर समय के लिए ही थी। इसके बाद फिर से एक युद्ध होने वाला था। युद्ध कैसा होने वाला था? 1769 का साल। क्या हुआ इस समय जो मैसूर के राजा थे हैदर अली, वहां के स्वामी हैदर अली, उन्होंने कर्नाटक पर हमला कर दिया। हमला करते ही कर्नाटक का नवाब चला गया अंग्रेजों के पास मद्रास, क्योंकि उस समय अंग्रेज थे मद्रास में अपनी एरिया बनाए हुए। मद्रास पर हमला किया, उनको सहयोग के लिए कहा, और अंत में हुई एक संधि। इस संधि में क्या तय हुआ कि अब दोनों एक दूसरे का परस्पर सहयोग करेंगे। दोनों कौन? मैसूर और अंग्रेज, और एक दूसरे के मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, और साथ ही साथ एक दूसरे के वो क्षेत्र जो एक दूसरे के क्षेत्रों से हमने एक दूसरे के क्षेत्र जो जीत लिए हैं उनको वापस लौटा दिया जाएगा। इस तरह की कुछ संधियां हुई, तो इसे कहते हैं 1869 में मद्रास की संधि। बच्चों, एक खास बात है कि जो जितनी संधियां हो रही है ना, वो संधि किस किस के बीच हुई है? वो
उसका वर्ष क्या है, इसको आप एक जगह पर नोट करते रहें ताकि भविष्य में आपको संधियों के बारे में जानने में आसानी हो। ठीक है ना। अब ये संधि है, इसका वर्ष लिख लीजिए, इसके बाद किन किन के बीच हुई ये संधि ये लिख लीजिए, और अंत में संधि थी क्या, इतना हो सके तो ये भी लिख लीजिए। वैसे ये बहुत है, इतना 3 कॉलम बहुत है। इसके बाद बच्चों अपने बात करेंगे द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की, माफ कीजिए द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की। ठीक है, ये तो प्रथम था, अब आएंगे द्वितीय। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तो बच्चों संधियां तो हो गई, लेकिन ये संधियां कुछ खास नहीं थी। क्यों? क्योंकि ज्यादातर क्षेत्र था जो अंग्रेजों का वो अब निजाम ने जीत लिया था, माफ कीजिए मैसूर ने जीत लिया था। इस अपमान का बदला तो अब अंग्रेज लेकर रहेंगे, क्योंकि अंग्रेज भारत में क्षेत्रों को जीतने आए हैं, अपने जीते हुए क्षेत्रों को लौटाने नहीं आए हैं। इस अपमान का बदला लेने के लिए 1780 के साल में फिर से युद्ध शुरू हो गए थे। अब बात करेंगे फिर से क्या कारण थे इस युद्ध होने के लिए। सबसे पहला कारण था अपमान। अपमानजनक संधियां थी, जो मैसूर की संधि थी उसको खत्म करने के लिए या उसको न मानने के लिए ये युद्ध हुआ। दूसरी बात कि जो अंग्रेज थे, माफ कीजिए जो मैसूर थे, उनका फ्रांस के लोगों के साथ कुछ नजदीकी तालमेल बढ़ रहा था। अब फ्रांस और मैसूर अगर नजदीक आएंगे तो ये बात अंग्रेज बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसके लिए अब ये युद्ध लगभग अवश्य संभावी हो रहा था। अगला कारण कि इससे पहले जो मराठा, माफ कीजिए मैसूर और अंग्रेजों की संधि हुई थी, ये संधि अच्छी तरह पुगा नहीं रहे थे, यानी कि संधि के लिए ये निष्ठावान नहीं थे। तो दूसरी बात थी संधि के प्रति निष्ठावानता, प्रति निष्ठावान न होना। तीसरा कारण, तीसरे बिंदु पर चर्चा करें कि जो गुंटूर था, गुंटूर जो इससे पहले मैसूर का हिस्सा था, उस पर अंग्रेजों ने अपना धावा बोल दिया, उस पर कब्जा कर लिया। गुंटूर को कैसे गवा दिया जाए, इसी के कारण ये युद्ध का कारण बना। तो तीसरा कारण था गुंटूर पर अंग्रेजी धावा। ठीक है बच्चों, ये कारण थे। इसके बाद बच्चों फिर से एक त्रिगुट बने। अब ये त्रिगुट किसने बनाया था? ये त्रिगुट बनाया था अंग्रेजों ने। अंग्रेजों ने निजाम और, माफ कीजिए, ये त्रिगुट बनाया था मैसूर के लोगों ने। कैसे? मराठा, निजाम और मैसूर, यानी कि हैदर अली और उसके साथ मराठा और निजाम, ये तीनों इकट्ठे हो गए। हैदर अली यानी कि ये है मैसूर, निजाम और मराठा। अब देखते हैं क्या हाल होगा किसका। युद्ध हुआ बच्चों 11 मार्च के, माफ कीजिए 1780 की तारीख थी। उस समय में मद्रास को घेर लिया गया, मद्रास को घेर लिया गया, और इस युद्ध में जो मैसूर था वो पराजित हुआ। मैसूर पराजित हुआ, काफी बुरी हालत हुई। 1782 का साल संधि की गई मैसूर मद्रास में। क्या संधि की गई कि जो मैसूर था वो कुछ विजित क्षेत्रों को वापस कर देगा अंग्रेजों को, और साथ ही साथ अपने 2 पुत्रों को अंग्रेजों के यहां रखेगा। मराठा इससे बाद इस युद्ध से अलग हो गए थे। 11 मार्च 1784 मंगलोर की संधि की गई। 11 मार्च 1784 मंगलोर की संधि किसके बीच हुई? अंग्रेजों और मैसूर के बीच, हैदर अली के बीच। अब बच्चों माफ कीजिए, 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई थी, और इसके बाद बना था टीपू सुल्तान शासक।
ठीक है ना। वो दो पुत्रों वाली बात नहीं थी यहाँ पर, अभी वो आगे आएगी बात, ठीक है ना, मैंने पहले ही बता दी। तो टीपू सुल्तान शासक बना, उसने अपने पिता के इस कामों को जारी रखा। मराठा अब इस युद्ध से अलग हो गए थे। अब इसके बाद बच्चों क्या था, इन्होंने अपने एरिया को जीता और कुछ लोगों को बंदी बना लिया गया। अब बात करेंगे तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की। बच्चों तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध, ये बच्चों क्या था कि जो मैसूर था वो अपनी मैंगलोर पर अपनी मजबूती रखने के लिए या मैंगलोर पर अपने धावे को बरकरार रखने के लिए कुछ करना चाहता था। क्या करना चाहता था, ये चाहता था कि जो दुर्ग है, कौन सा दुर्ग, त्रिमुख का दुर्ग, वो अब ये वापस ले ले, ठीक है ना। लेकिन अब इससे पहले अपने जानेंगे कि क्या उस समय के तत्कालिक कारण थे जो इस युद्ध के लिए, इस तृतीय आंग्ल मैंगलोर युद्ध के लिए, आंग्ल मैसूर युद्ध के लिए प्रभावी थे। सबसे पहला कारण था कि जो मंगलोर में मजबूती थी, मंगलोर में मजबूती इनकी, अंग्रेजों की, क्योंकि ये हिस्सा था मैसूर था, ठीक है ना। इसके लिए के कारण ये युद्ध लगभग अवश्य संभावी लग रहा था। दूसरा कारण था कि जो अंग्रेज थे उन्होंने त्रिमुख को भी अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया था। फिर इसके बाद जो टीपू सुल्तान था वो फ्रांस के लोगों के साथ अपनी नजदीकी बढ़ा रहा था, और ये नजदीकी तो कभी अंग्रेजों ने स्वीकार की नहीं। तो दूसरा मुख्य कारण था टीपू सुल्तान का फ्रांस से नजदीकी। अब केवल नजदीकी ही नहीं हुई, फ्रांस के कुछ लोगों को इन्होंने अपने उच्च आधिकारिक पोस्टों पर तैनात कर दिया। यह भी उस समय के प्रमुख लड़ाई का कारण बना। अगला जो प्रमुख कारण था वो था कि मालाबार जो एरिया था उसमें एक था कोचीन। कोचीन को क्षेत्र अपने हक में रखने के लिए ये वहां के टीपू सुल्तान वहां के एक दुर्ग को खरीदना चाहता था, यानी कि कोचीन दुर्ग को खरीदना चाहता था। लेकिन इस दुर्ग को खरीद लिया ट्रावनकोर ने। ट्रावनकोर, अब बच्चों मैसूर कोई चीज खरीदना चाहता हो, उसकी सुरक्षा के लिए भी जरूरी हो, लेकिन खरीद ले कोई और, तो इस बात का बुरा तो लगेगा ही, ठीक है ना। इससे टीपू सुल्तान को गुस्सा आया और ये युद्ध का कारण बना, और अंत में कार्नावालिस और मैसूर के यहाँ पर युद्ध हुआ। 1792 में संधि हुई, श्रीरंगपट्टम की संधि। 1792 में श्रीरंगपट्टम की संधि, क्योंकि बच्चों इस युद्ध में टीपू सुल्तान हार गया। टीपू सुल्तान हार गया, उसके आधे राज्य को अंग्रेजों को दे दिया गया। काफी बुरा काम हुआ। इसके बाद 3 करोड़ रुपए का जो दंड था या उसका जो जुर्माना था वो मैसूर पर लगाया गया, यानी कि मैसूर अंग्रेजों को इस खजाने के लिए 3 करोड़ रुपए देगा, आधा राज्य भी देगा, आधा राज्य, और अपने 2 पुत्रों को भी वहां पर भेजेगा, वहां पर अंग्रेजों के पास। इतना कुछ हो गया। इसके बाद आया 1799 का साल और चौथा आंग्ल मराठा युद्ध। आंग्ल मैसूर युद्ध, मैं मराठा बोलता हूं ना बच्चों, ये था 1799 में। बच्चों ये था 1792 में, ठीक है ना, 1790 से 1792, 1799। अब ये चौथा युद्ध क्यों हुआ था? पहली बात तो पिछला जो युद्ध संधि हुई थी श्रीरंगपट्टम की संधि, ये काफी अपमानजनक संधि थी। किसके लिए? मैसूर के लिए। उन्होंने अपने 2 पुत्रों को अंग्रेजों के पास भेज दिया, अपने आधे राज्य को गंवा लिया, बिना वजह से इतना बड़ा कर या इतना बड़ा हर्जाना अंग्रेजों को देना पड़ा। ये कारण था, यानी कि पहला कारण था अपमान। दूसरा वही कारण कि जो मैसूर था उसकी नजदीकी फ्रांस से हो रही थी। फ्रांस से नजदीकी उसके अधिकारियों को अपने यहाँ पर नियुक्ति ये देना अंग्रेजों को स्वीकार नहीं था।
और अन्य कारण था नेपोलियन। नेपोलियन जो अब पूरे विश्व पर आक्रमण करने के लिए पूरे विश्व विजय का सपना देखते हुए पूरे विश्व की ओर अग्रसर था, और उसको निमंत्रण दिया भारत के मैसूर राज्य ने। मैसूर जहां पर टीपू सुल्तान का शासन था। अंग्रेज भी भयभीत थे नेपोलियन से, क्योंकि पूरे यूरोप और बड़े एशिया के भाग को वो लूटता हुआ आ रहा था, वहां पर कब्जा करता हुआ आ रहा था। नेपोलियन जो कि एक छोटे से कद का व्यक्ति जो रशिया में यानी कि रूस में जाकर रुक गया था, वो नेपोलियन अब भारत की ओर आ रहा था, और भारत में आने, उसकी सहायता करने का वचन देने, इन सभी क्रियाकलापों के साथ उसको इनवाइट किया, उसको आमंत्रित किया मैसूर ने। इस आमंत्रण से अंग्रेज खुश नहीं थे, क्योंकि ये उनकी संप्रभुता को, उनके प्रभुत्व को चुनौती देने वाला था। इसलिए दूसरा कारण था फ्रांस और नेपोलियन। तीसरा कारण था जो फ्रांस के जो लोग थे उन्हें ऊंचे पदों पर लगाया जा रहा था। लोगों की ऊंचे पद पर नियुक्ति। चौथा कारण था वेलेजली की उस समय की सहायक संधियां। वेलेजली जो उस समय में सहायक संधियां कर रहा था। सहायक संधियां, इसका क्या तात्पर्य है? इसका तात्पर्य है कि इस तरह से संधियां करके, राज्यों के साथ संधियां करके उनकी शक्तियों को, राज्यों की शक्तियों को पंगु बनाया जा रहा था अंग्रेजों के द्वारा। कैसे? कि एक तो राज्यों को पास सेना नहीं थी, खुद की सेना राज्यों में रखेंगे। क्यों? ये कहकर कि राज्य के पास जो सेना है वो अनुशासित नहीं है, वो पैसे तो ले रही है लेकिन काम नहीं कर रही। अब जो अंग्रेज अपनी सेनाओं को राज्य में रखेंगे, उस सेना का खर्चा संबंधित राज्य वहन करेगा। और भी कुछ संधियों में शर्तें थी, जिसके कारण मैसूर और अंग्रेजों में युद्ध होना तय था। और इस संधियों का, इन सहायक संधियों का जन्मदाता था वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली। अब युद्ध लगभग अवश्य संभावी लग रहे थे। इसका एक अन्य कारण था अंग्रेजों और मैसूर में मतभेद। 1799 का साल युद्ध हुआ। युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया। टीपू सुल्तान के मरने के बाद ये युद्ध खत्म हुआ, और इसके बाद मैसूर पर अंग्रेजों का प्रभुत्व कायम हो गया। इसके साथ इस अध्याय का एक पार्ट खत्म हुआ। अब बच्चों अपने बात करेंगे कि ये क्या संधियां थी, जिसके बारे में अभी पीछे अपने बात कर रहे थे, सहायक संधियां। थोड़ा सा इसके बारे में जानेंगे अपने। सहायक संधियां वही संधियां थी जिसके कारण अब भारत को गुलाम कहा जाने लगा, जिसके कारण भारत दासता की जंजीरों में जकड़ा गया। सहायक संधियों की पृष्ठभूमि क्या थी, इसके बारे में भी अपने जानने का प्रयास करेंगे। तो बात करेंगे सहायक संधियों की। बच्चों क्या हुआ कि जो सहायक संधियों में कुछ इस तरह की शर्तें थी कि पहले जो संधि होती किसके बीच में थी, ये किसी भारतीय राज्य है, किसी देशी राज्य है और अंग्रेजों के बीच में। क्या संधि थी? पहली बात इसमें ये थी कि जो अंग्रेज थे वो भारत में सेना रखेंगे, भारत के उन राज्यों में सेना रखेंगे जिसके साथ ये संधि कर रही है। अब सेना वो अंग्रेजी होगी, हालांकि उसमें अंग्रेज लोग भी होंगे और भारतीय लोग भी होंगे। तो इस सेना को अब राज्यों में रखना होगा, और इस सेना के निर्वहन के लिए या इसको पालन पोषण के लिए जो सरकार खर्चा देगी वो भी राज्य सरकार को या उस देशी रियासत को रखना होगा, यानी कि सेना की तैनाती। दूसरी बात, इस संधि होने के बाद भारतीय राज्य या संबंधित राज्य जिसके साथ संधि हुई है वो किसी भी यूरोपीय के साथ अपने संबंध स्थापित नहीं कर सकता। तात्पर्य कि यूरोप के देश जो औद्योगिक क्रांति आने के बाद संपूर्ण विश्व में अपने परचम को लहराने के आतुर हैं, पूरा कंपटीशन बढ़ रहा है, तो अंग्रेजों को डर है कि कहीं भारतीय राज्य किसी और यूरोपीय देश को अपने यहाँ पर पनाह न दे दें। उस पनाह के कारण क्या होगा कि अंग्रेजों का प्रभुत्व कम होगा।
अपने प्रभुत्व को कम होते हुए अंग्रेज नहीं देखना चाहते थे। तो इस संधि में ये निर्धारित किया गया कि वे किसी यूरोपीय देश या किसी यूरोपीय शक्ति के साथ उनकी परमिशन के बिना, उनकी इजाजत के बिना संधि नहीं करेंगे। तो यूरोप के साथ संधि की मनाही, ये अन्य देशों से संधि की मनाही। इसके बाद अगला जो महत्वपूर्ण कारण था, चीज थी, वो ये थी कि जो किसी भी विदेशी ताकत के साथ अब सीधे तौर पर जो ये लोग थे, जो देशी राज्य के लोग थे, ये किसी प्रकार से संधि नहीं कर सकते थे। यानी कि विदेश नीति को अब अंग्रेजों ने अपने नियंत्रण में ले लिया इस सहायक संधि के कारण। ठीक है, अब आज के समय में भारत की विदेश नीति भारत स्वयं तय करता है, लेकिन जब अंग्रेज आ गए थे तो भारत के इन रियासतों की जो नीतियां थी वो अंग्रेज तय करने लगे। चौथी बात माफ कीजिए, हर राज्य में एक अंग्रेजी रेजिडेंट की नियुक्ति होगी, यानी कि एक बड़े से अंग्रेजी अधिकारी की नियुक्ति होगी, यानी कि अंग्रेज रेजिडेंट की जो कि अंग्रेजों और उस राज्य के बीच कड़ी का काम करेगा, वो वहां पर रहेगा। जैसे हमने देखा है ना, भारत में विश्व के अनेक देशों की एम्बेसियां हैं, उच्च आयोग हैं, वहां पर अन्य देशों के हाई कमीशन, हाई कमान या राजदूत आकर बैठते हैं जो उस देश का प्रतिनिधित्व करते हैं भारत में। इसी तरह भारत की एम्बेसियां या भारत के उच्चायोग, यहाँ के कमीशन बहुत से और देशों में हैं जो भारत का प्रतिनिधित्व उस देश में कर रहे हैं। इसी तरह से ये कुछ रेजिडेंट था। रेजिडेंट जो भारत की उस राज्य की स्थिति का मूल्यांकन करेगा। हमारी एम्बेसी किसी देश की स्थिति का मूल्यांकन नहीं करती, लेकिन ये रेजिडेंट वहां की स्थिति का मूल्यांकन करेंगे, उसकी रिपोर्ट अपने वहां अंग्रेजों को देंगे, लेकिन हस्तक्षेप नहीं करेंगे। कहने की बात थी बस, तो ये हस्तक्षेप नहीं करेंगे। धीरे धीरे इन रेजिडेंटों ने हस्तक्षेप करना भी शुरू किया उनके आंतरिक मामलों में, उनके अपने मैटर्स में। ठीक है बच्चों, चौथा कारण ये, चौथी चीज ये थी। पांचवी चीज जो थी वो थी सुरक्षा कि अब राज्यों की सुरक्षा की जिम्मेदारी लॉर्ड वेलेस्ली की है, तात्पर्य अंग्रेजों की है कि राज्यों की सुरक्षा देंगे अंग्रेज। इसके लिए उनकी सेना की तैनाती की जा चुकी है। अगली बात, इससे क्या था कि बच्चों जो फ्रांस जो अपना दबदबा भारत में कायम करना चाहता था, उसकी शक्ति को भी इन्होंने निशक्त कर दिया। केवल उसकी शक्ति कोई नहीं, भारत में और बहुत से राजा थे जिनकी शक्तियों को खत्म कर दिया गया। कैसे कि देखो बच्चों, अगर सेना इनकी होगी, अंग्रेजों की, तैनात कहां पर है? राज्य में। राज्य की सुरक्षा के लिए सेना तैनात है, उसी राज्य से इसका पैसा लिया जा रहा है, लेकिन उस पर कंट्रोल किसका है? सेना का। उस सेना की निष्ठा किसके प्रति है? उस अंग्रेज अधिकारी की तरफ की ओर जिसने उनको वहां पर तैनात किया है। यानी कि अंग्रेज भारतीयों के पैसों से ही भारतीयों पर अब हुकूमत कर रहे हैं। हुकूमत कैसे? क्योंकि सेना किसी भी क्षेत्र में नियंत्रण का प्रमुख हथियार थी। उन्हीं की पैसों से, उन्हीं के राज्य में सेना लगाकर अब वहां पर नियंत्रण होने वाला था। अब ये जो सहायक संधियां थी कहां कहां पर की गई? शुरुआत से ही शुरू हो गए। 1728 में हैदराबाद 1728 का साल। उसके बाद मैसूर में 1799, जब टीपू सुल्तान की मौत हो गई। टीपू सुल्तान की मौत होने के बाद ना उसके जो अन्य वंशज आए उनके साथ ये संधियां कर ली गई थी। और उसके बाद अवध के साथ 1801, ठीक है बच्चों। उसके बाद पेशवा 1802, और इस तरह से और भी बहुत सारी संधियां की गई उदयपुर के साथ, इस तरह। अब बच्चों, इस संधि के कारण कंपनी को क्या लाभ थे? ये जो संधि कर रही थी ना ये अंग्रेज लोग, कंपनी के लाभ क्या थे?
सबसे पहली बात तो बच्चों, हर जगह अपने लोगों की नियुक्ति कर रही है, तो भारत के अंदर की स्थिति पर इसको नियंत्रण का मौका मिलेगा। भारत में अंग्रेज हमेशा से ही अपने प्रभुत्व को बनाने के, उसको कायम करने के लिए प्रयास कर रहे थे, और ये मौका मिल गया इनको, ठीक है ना। तो इससे बच्चों क्या था कि सबसे पहली बात की, जो ये भारतीय राज्यों को निशस्त्र कर रहे थे, उनके शस्त्र ले रहे थे। अब सीधे से खोस कर नहीं ले रहे थे, क्योंकि अपनी सेनाओं को वहां लगा दिया उन्हीं के पैसों से, तो उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो 2 3 4 सेनाएं और रखें, तो इससे उनकी खुद की सेनाएं खत्म होने लगी, यानी कि जो कंपनी थी वो एक तो भेदी बन गई। दूसरा, निशस्त्र बना दिया उन्होंने राज्य को। जो कंपनी की सेना, कंपनी के अधिकारी वहां पर रहेंगे तो वहां का भेद लेंगे, उनकी कमजोरियों को पता लगाएंगे, उनके अंदर जो कलह चल रही है, जो जागीरदारों, सामंतों और बड़े लोगों में असंतोष है, दूरियां हैं, उनमें पता लगाएगी, उनमें फूट डालेगी, अवसर तलाशेगी, ताकि अपने प्रभुत्व को हर जगह पर बढ़ाया जा सके। उसके बाद जो दूसरी कारण थी, सेना। सेना उनकी जो बहुत बड़ी हो गई थी, क्योंकि देखो, सेना को बना तो लेंगे लेकिन सेना को रखना मुश्किल है, क्योंकि सेना खाना भी खाएगी, वेतन भी लेगी, हथियार भी चाहिए, इतना पैसा किसी एक व्यक्ति के पास नहीं हो सकता। संसाधनों की जरूरत है, पैसों की जरूरत है, जो उन राज्यों से आ रहे थे, तो अब उन राज्यों से पैसा लेकर इनकी सेना बड़ी हो रही थी। तीसरा कारण, तीसरा जो लाभ था वो था कि जगह जगह पर अब सेना की तैनाती थी, इससे उनकी जो सामरिक महत्व के जो क्षेत्र थे, जो कि बहुत जरूरी सेंसिटिव क्षेत्र थे, उन पर भी अब अंग्रेज कभी भी अधिकार कर सकते थे, यानी कि सामरिक उपलब्धियां। चौथा बच्चों, चौथा था कि इन राज्यों की विदेश नीति पर अब हक कंपनी का था। विदेश नीति अब किसी के साथ भी विदेशी संबंध एक कंपनी ही तय करेगी, ठीक है बच्चों। पांचवा कारण, पांचवा जो था इसमें, सुरक्षा। अब जो सुरक्षा थी राज्यों की वो कंपनी करेगी, ठीक है ना। अब सुरक्षा करे या खुद उसका भक्षक बन जाए, ये कंपनी ही जानती है। अगला जो था, आंतरिक क्षेत्रों में हस्तक्षेप, ठीक है ना। अब हस्तक्षेप या राजनीतिक लाभ अब ये करेगी, ठीक है ना। अगला जो उसको लाभ था कि जो यूरोप था, यूरोप को स्वयं खींचेगी, यूरोप के क्षेत्रों को अब भारत से बाहर निकाल सकेगी, यूरोप के आधिपत्य को कम कर सकेगी। छठा या सातवां, जब दो राज्य लड़ रहे हैं, दो राजाओं के बीच मतभेद हैं, उनमें बात नहीं बन रही, दोनों के साथ वेलेजली ने, अंग्रेजों ने सहायक संधियां कर रखी है, तो अब दोनों के बीच बंदर का काम करेगी। जैसे कहानी सुनी ना आपने, दो बिल्लियां रोटी के लिए लड़ रही थी, बंदर आ गया, क्या बंटवारा करवाएं, उसी तरह से बंदर थे जो बंटवारा करवाने आए थे, लेकिन खुद रोटी खाने के लिए भी आए थे, तो मध्यस्थ बन गए थे। अभी ये मध्यस्थ बनने का फायदा ये है, बिचौला बनने का फायदा ये है कि लाभ उठाएंगे दोनों तरफ से, दोनों को लड़वाएंगे, उनको दोस्ती नहीं करवाएंगे, उनकी शक्ति को कम किया जाएगा अंग्रेजों के द्वारा। और आठवां महत्वपूर्ण, रेजिडेंट। जो रेजिडेंट, इस संधि के माध्यम से जो रेजिडेंट व्यक्ति, जो एक अपना राजदूत, अपना पैगंबर जो उन राज्यों में भेजा जा रहा है, जो वहां की स्थिति पर देखेगा, वहां की रिपोर्ट अंग्रेजों को भेजेगा, वो वहां का भेदी भी होगा, वो वहां पर आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप भी करेगा। हालांकि संधि में ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन अंग्रेज टलने वाले तो थे नहीं, तो ये कुछ था। अब अगर बात करें, ये तो कंपनी के लाभ थे, देशी रियासतों की क्या हानियां थी इससे, अभी देख लेते हैं एक नजर। सबसे पहली बात कि अंग्रेजों की सेना आने के बाद अब देशी राज्य निशस्त्र हो गए थे, क्योंकि सेनाएं किनकी थी, अंग्रेजों की। दूसरी बात, उनकी स्वतंत्रता पर भी खतरा मंडरा रहा था। स्वतंत्रता जो अपने दबदबे से थी, अपने जोर से थी, जोर जो सेना में था, और सेना अब अंग्रेजों की थी, तो अब उनकी स्वतंत्रता पर भी खतरा था। तीसरी चीज,
राजनीतिक हस्तक्षेप जो रेजिडेंट के कारण किया जा रहा था, रेजिडेंट का हस्तक्षेप आंतरिक मामलों में तो था बच्चों कि जो प्रजा थी वो काफी दुखी हो चुकी थी, क्योंकि जो अंग्रेज थे वो भारत में व्यापार करने भी आए थे, अपनी कंपनियों को सपोर्ट देने भी आए थे। अंग्रेज भारतीयों का शोषण कर रहे थे। अब इतना सारा पैसा, इतना खर्च कौन देगा? राज्य। राज्य को कमाई कहां से है? टैक्स से, और टैक्स लिया जाएगा प्रजा से। तो प्रजा से बेतहाशा कर लिया जाने लगा, प्रजा कर के बोझ में दबने लगी। प्रजा के, देखिए हमारा देश है, हमसे टैक्स ले रहा है, तो बदले में हमें बेहतरीन शिक्षा, बेहतरीन चिकित्सा, बेहतरीन जीवन, अच्छी कानून व्यवस्था, शांति प्रिय वातावरण भी दे रहा है। लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा कुछ नहीं किया। अच्छी कानून व्यवस्था देने के लिए, शांति प्रिय वातावरण देने के लिए बेहतरीन प्रशिक्षित पुलिस चाहिए, वो लेगी वेतन। अंग्रेज भारत पर अपना पैसा खर्च नहीं करने वाले। अगली बात, बेहतरीन शिक्षा अगर भारतीयों को दी जाएगी तो वो कभी ना कभी सियाने हो जाएंगे, अंग्रेजों के विरुद्ध ही खड़े हो जाएंगे, इस अंग्रेजी आधिपत्य को चुनौती दे सकेंगे। तो अंग्रेज ऐसी भूल कभी भी नहीं करेंगे कि भारतीयों को शिक्षित कर दे। और अगंत में बचा चिकित्सा। चिकित्सा जिस पर अत्यधिक पैसा खर्च होता है, तो अंग्रेज पैसा तो खर्च करते ही नहीं थे भारत पर, तो ये भी जो आकांक्षा थी नस्तो नाबूद हो गई। तो बच्चों सबसे खास थी प्रजा की बुरी हालत, प्रजा की दुर्दशा। अब बच्चों इस तरह की सहायक संधियां हो रही थी। अब हम बात करेंगे पंजाब की। पंजाब सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु हुई, या उसे एक शुद्ध शब्द में या उनको इज्जत देने के लिए, उनका आदर करने के लिए शब्द है ज्योति ज्योत समाना। उसके बाद ज्योति ज्योत समाने के बाद उनके गुरु गद्दी दी गई एक पुस्तक गुरु ग्रंथ साहिब। गुरु ग्रंथ साहिब जो सिखों के विचारों, उनके माफ कीजिए उनके गुरुओं के विचारों, सिख जहां से सीखते हैं, जो उनके प्रेरणा के स्रोत हैं, उन विचारों को एक पुस्तक में एकत्रित किया गया। क्योंकि विचार ही गुरु है, अब गुरु ग्रंथ साहब को गुरु माना जाने लगा, एक पुस्तक को गुरु माना जाने लगा। इसके बाद वहां के जो क्षेत्र थे वो छोटी छोटी मिसलों में बंट गए, लगभग 12 मिसलें। लेकिन इसके बाद एक थे सुकर चकिया। सुकर चकिया यहां पर थे रंजीत सिंह, महाराजा रंजीत सिंह। कहा जाता है कि ये एक आंख से देख नहीं सकते थे, लेकिन बेहतरीन राजा। इन्होंने सभी मिसलों को एक साथ लेकर आए, एक साथ उनको लाया, और इसके बाद चार्ल्स मेटकॉफ के साथ फरवरी 1809 में संधि की। फरवरी 1809 में क्या संधि की कि देखिए बच्चों, पंजाब था ना जो आज का पंजाब, वैसा पंजाब नहीं था। ये था पंजाब का उत्तरी क्षेत्र, हिमाचल, जम्मू कश्मीर का बड़ा क्षेत्र, पंजाब का पाकिस्तान और कुछ अफगानिस्तान तक का क्षेत्र भी यहाँ पर सम्मिलित था। तो अंग्रेजों ने कहा कि जो सतलुज से पूर्व का हिस्सा है वो आप हमें दे दीजिए। तो ठीक है, इसके लिए महाराजा रंजीत सिंह राजी हो गए। इसके बाद आए ऑक्टर लोनी, है ना। ऑक्टर लोनी ने भी इनके साथ एक संधि की, वो थी अमृतसर की संधि, जो कि फरवरी 1809 में की गई, माफ कीजिए अप्रैल 1809 में की गई। इस संधि में कुछ और भी बातें तय हुई कि अब पूर्वी भाग का जो अंग्रेज अपने आधिपत्य में रखेंगे। अब आधिपत्य में रखेंगे तो ठीक है, वो अपना वहां पर कैसे भी काम करें। अब क्या थे इस संधि में कुछ, पहला तो पूर्वी भाग अंग्रेजों का, दूसरा था कि अगर इस संधि की किसी भी धारा का उल्लंघन हो तो इस संधि को खत्म माना जाएगा, तीसरा
अब अंग्रेज और सिख साम्राज्य आपस में मित्रतापूर्ण व्यवहार करेगा, एक दूसरे पर खार नहीं खाएगा या युद्ध नहीं करेगा। लेकिन 1831 का साल अलेक्जेंडर बर्न्स ये आए, ठीक है ना। इन्होंने कुछ संधियों को जन्म देने का प्रयास किया। 1838 में फिर से एक संधि की गई, यानी कि 3 लोगों में संधि की गई। ये 3 लोग कौन कौन से थे? महाराजा रंजीत सिंह, अंग्रेज और शाहबूज, यानी कि अंग्रेज, महाराजा रंजीत सिंह और शाहबूज। संधि हो गई। संधि में बहुत सी बातों को तय किया गया। अब इसके बाद बच्चों एक दिक्कत आई कि जब अंग्रेज जा रहे थे अफगानिस्तान पर हमला करने के लिए, यानी कि अफगान वार के लिए, तो उस समय अंग्रेजों ने, माफ कीजिए, सिखों ने अंग्रेजों को वहां से निकलने नहीं दिया। और 27 जून 1839 का एक बुरा साल महाराजा रंजीत सिंह को लकवा हो गया, उनकी मृत्यु हो गई। अब इसके बाद अपनी बात करेंगे आंग्ल सिख युद्ध की। सिखों और इनमें भी हमला हुआ, ठीक है ना। पहला हुआ था आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 1840। बच्चों उस समय की स्थितियां कुछ ऐसी बनी कि लोगों की दूसरे वहां पर कुछ विश्वासघाती लोग, उन्होंने अपना जो वहां पर प्रभुत्व बनाने की कोशिश की। असंतोष था पहली बात तो, ठीक है ना। दूसरा बच्चों साम्राज्य के लिए संघर्ष था, ठीक है, हर कोई साम्राज्यवादी बनना चाह रहा था, इसके लिए युद्ध हुआ। तीसरा बात था जो कि डोगरा के एक शासक थे गुलाब सिंह। डोगरा जो आज कश्मीर का हिस्सा है, कश्मीर, हिमाचल, पंजाब है ना, इस क्षेत्र में है, वहां पर आज भी डोगरी भाषा बोली जाती है। इनके कारण भी कुछ अस्थिरताएं आने लगी। महाराजा रंजीत सिंह की रानी जिंदा लाल सिंह, इनके साथ भी कुछ धोखा हुआ 1843 में। 1843 में अब अंग्रेजों का सिंध पर अधिकार हो चुका था। 18 दिसंबर 1845 युद्ध हुआ। युद्ध की शुरुआत की लॉर्ड हॉर्डिंग्स ने, लॉर्ड हॉर्डिंग्स, ठीक है। युद्ध हुआ, युद्ध में अंग्रेज विजित हो गए। लाहौर की संधि की गई 1 मार्च 1846 में। इसके बाद सतलज का जो बड़ा क्षेत्र था, अब उस पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। लाहौर की संधि अपने लिख लीजिए। लाहौर की संधि हुई, इसी के तहत सतलुज का बड़ा, आसपास का बड़ा भाग जिस पर अब नियंत्रण हो गया था अंग्रेजों का, 1 मार्च 1840। और इसके बाद जो संक्षिप्त थी वो बनी थी रानी जिंदा, किसकी? महाराजा रंजीत सिंह का पुत्र दलीप सिंह, इसकी, ठीक है बच्चों। इसके बाद पंजाब अब अंग्रेजों को 50 लाख रुपए देगा एक नुकसान की भरपाई के लिए जो इस युद्ध से हुआ था, यानी कि जुर्माना, और कश्मीर का एक बड़ा भाग भी उनको दे देगा। अब चौथा इसमें जो था कि जो सिख थे वो सीमित हो गए थे, और 5वां था जो वो लाहौर था, लाहौर अब अंग्रेजों को दे दिया जाएगा। इस तरह की ये संधि हुई। 12वां महीना यानी कि दिसंबर 1846 फिर से एक संधि हुई, इसे कहते हैं भैरोवाला की संधि, भैरोवाल की संधि। इस संधि में क्या हुआ बच्चों कि हेनरी लॉरेंस, इन्होंने मिलकर कुछ कमेटी बनाई, और इस कमेटी में 8 सिख सरदारों को शामिल किया गया। इन्होंने तय किया कि 22 लाख रुपए दिए जाएंगे लाहौर को, ठीक है ना। रानी जिंदा को, अब पूरा जो साम्राज्य था ना वो अब एक तरह से अंग्रेजों के नियंत्रण में आ चुका था। रानी जिंदा को 1.5 लाख रुपए वार्षिक देकर उनको बनारस भेज दिया गया, और दलीप सिंह की को संक्षिप्त बनाया गया। बाद में दलीप सिंह इंग्लैंड चले गए। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, अगर इसकी बात करें बच्चों तो 1848 में शुरू होकर 1849 तक चला है, ठीक है बच्चों। और इस
का कारण यह था कि एक तो विश्वासघात किया था सरदारों ने, दूसरा आंतरिक बातों में हस्तक्षेप कर रहे थे अंग्रेज, तीसरा जो रानी जिंदा थी उनको चुनाव भिजवा दिया गया, धोखा किया गया, और चौथा जो था कि जो महाराजा दलीप सिंह जो थे उनके विवाह के जो संबंधित संस्कार थे उनमें अंग्रेजों के द्वारा छेड़खानी की गई, यानी कि उनके विवाह संस्कार के साथ छेड़खानी अंग्रेजों द्वारा की गई। जो गवर्नर थे मुल्क राज, वो उनकी अंग्रेजों के साथ कुछ संधियां हुई, कुछ इस तरह समय अस्थिरता का माहौल चलता रहा, ठीक है ना। दलीप सिंह अब अंग्रेजों के पास जा चुका था, ठीक है ना, उनकी शरण में नहीं, अंग्रेजों के संरक्षण में, जो अंग्रेज खुद ले गए थे। 12 नवंबर 1848 अंग्रेजों का पंजाब का युद्ध हुआ, सरदारों का चिकनियावाला में युद्ध हुआ, लेकिन यह युद्ध अनिर्णायक रहा। उसके बाद 13 जनवरी 1849 फिर से एक युद्ध हुआ, यह हुआ था गुजरात में चिनाब नदी के किनारे, लेकिन यह भी अनिर्णित रहा। इसके बाद 13 मार्च 1849 में फिर से युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेजों को सफलता मिली। 29 मार्च 1849 को जो डलहौजी था, 29 मार्च 1849 को डलहौजी ने पूरे के पूरे पंजाब पर नियंत्रण कर लिया। कोहिनूर का हीरा जो अत्यंत महत्वपूर्ण हीरा था, जिसके बारे में आज बच्चा बच्चा जानता है, उसको इंग्लैंड में भेज दिया गया। महाराणा दलीप सिंह को भी इंग्लैंड में भेज दिया गया। इसके साथ ये अध्याय, ये आपका लेक्चर पूरा होता है। ध्यान से बुक में से इसको पढ़िए, अपने हाथों से इसके नोट्स बनाइए, और तब तक के लिए लेंगे हम अलविदा। सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।